सो हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एटम के बारे में सबसे पहले सर जॉन टॉल्टन ने बताया था और उन्होंने ये बोला था कि ये इनडिविजिबल होता है। बट जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई तो हमें आगे पता चला कि ये इनडिविजिबल नहीं होता है, इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले सर जे जे थॉमसन ने हमें बताया। उन्होंने एक मॉडल दिया था, उस मॉडल में उन्होंने ये कहा था कि एटम्स के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल होता है। कुछ एक मॉडल दिया था, उसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वाटरमेलन। तो वाटरमेलन कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर सीड्स ऐसे हुए लगे हुए होते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज पूरे उसमें फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ होता है और कहीं कहीं पे ऐसे निगेटिव बीच बीच में सीड्स के जैसे इंसर्ट है। तो ये इनका कुछ मॉडल था और वो अपना ये मॉडल प्रूफ करना चाह रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि एटम में निगेटिव चार्ज होता है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। उसी वहीं से शुरुआत हुई थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट, चलो देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक कांच की ट्यूब ली, ये कांच की ट्यूब दिख रही है, ऐसे एक कांच की ट्यूब ली और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया कि अगर यहाँ पे कोई गैस पार्टिकल या कोई भी कुछ भी डस्ट रह जाती है तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हो सकता है उसमें कोई इफेक्ट आ जाए। तो इन्होंने इस कांच की ट्यूब को पूरा वैक्यूम कर दिया और यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक गैस डाल दिया। सपोज दैट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी डाल दिया। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हाइड्रोजन गैस पे किया था। उसके बाद इस यहाँ पे बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। इधर कैथोड प्लेट लगा रखी है, यहाँ पे ये कैथोड प्लेट है और इधर एनोड। और फिर इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पे। और ये बैटरी बहुत ही हाई वोल्टेज बैटरी है। हाई वोल्टेज बैटरी इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमें एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान काम नहीं होता है, इसलिए इन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी का यूज किया। जैसे देखो, एयर होती है, जब आसमान में बिजली चमकती है तो एयर एक बैड कंडक्टर है। वो वैसे तो नहीं आने देगी, लेकिन उसका वोल्टेज इतना हाई होता है कि वो ऊपर आसमान से क्रॉस करके जमीन पे आ जाती है। इसलिए यहाँ पे भी गैस भरी हुई है और गैस को आयनाइज करने के लिए बहुत ही हाई वोल्टेज की जरूरत होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बैटरी को हाई वोल्टेज से अटैच कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे गैस भर दिया और इसीलिए इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया। तो इसलिए इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। फिर उन्होंने जैसे ही यहाँ पे ये स्विच ऑन किया तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कैथोड कैथोड प्लेट से कुछ निगेटिव पार्टिकल्स निकल के इधर एनोड की तरफ आ रहे हैं। इनको कैसे पता कि ये निगेटिव पार्टिकल है, क्या है? तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे एक ये जो ग्रीन ग्लो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की शीट लगा रखी थी। तुम्हें पता है जब जिंक सल्फाइड की शीट पे कोई भी पार्टिकल आके टकराता है तो वहां पे एक स्पार्क निकलती है। उस स्पार्क से इनको पता चल गया कि हाँ, कुछ आकर के तो टकराया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एनोड पे कुछ होल्स कर दिए थे ताकि ये पार्टिकल्स यहाँ से पास हो सके। तो ये यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि कुछ पार्टिकल्स तो निकले हैं। वोल्टेज अप्लाई करने पे कैथोड रे से कुछ पार्टिकल्स निकल करके यहाँ पे आके तो टकराए हैं, तभी तो स्पार्क आया है। तो चलो, ये तो प्रूफ हो गया कि कुछ कुछ आया है इधर से यहाँ पे। पर वो क्या है, ये जानने के लिए इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें करी। जैसे कि इन्होंने क्या किया कि इस एनोड और कैथोड के बीच में एक व्हील प्लेस कर दिया। व्हील प्लेस कर दिया और जब ये रेस इस व्हील से टकराई है तो ये व्हील अपने आप घूमने लगा, वर्क करने लगा, मैकेनिकल वर्क। जिससे ये प्रूव हो गया कि ये जो जो कुछ भी पार्टिकल है इनके पास कुछ मास है। जब भी कोई मास या कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी चीज से टकराएगा तो वहां पे एक एनर्जी क्रिएट होगी। फिर इसके बाद इन्होंने और भी चीजें की, जैसे कि इन्होंने एक एल्युमिनियम की शीट रख दी। तो कुछ देर बाद वो एल्युमिनियम की शीट ऑटोमेटिकली हॉट हो गई। तो इससे इनको पता चला कि हाँ, इनके पास कुछ एनर्जी भी है। उसके बाद ये एक पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो रेस के फॉर्म में चलते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तुमने देखा होगा कि जब कहीं से एक लाइट सोर्स ऐसे रख लो, एक सेकेंड, हाँ, सपोज दैट ये एक लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है और जब लाइट ऐसे जाती है
फैलती हुई, और इसके बीच में कोई तुम ऑब्स्टेकल लगा दो, तो जो इसकी शैडो बनेगी ना, इसके साइज से हमेशा बड़ी बनेगी। लेकिन जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, तो इसकी जो शैडो होती है ना, ये इसकी शैडो बिल्कुल इसके सेम साइज की बनती है। तो जब यहाँ से ये रेज़ ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे एक इन्होंने ऑब्स्टेकल लगा दिया। तो जिंक सल्फाइड पे इतने पार्ट की शैडो नहीं बन रही थी। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, यहाँ पे कोई ग्लो नहीं आ रहा था इक्वल इक्वल लेंथ का। तो इससे उन्होंने ये बताया कि ये जो भी पार्टिकल्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किया, जैसे अपने एक्सपेरिमेंट में अलग अलग चीजें कर करके देख रहे थे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये रेस जो है इस तरफ डाइवर्ट हो गई। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये है तो कुछ निगेटिव पार्टिकल ही, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है। तो इन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो पॉइंट्स देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। पॉइंट्स उन्होंने ये लिखे हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि when a object is placed when an object is placed inside the tube, it forms a shadow on a wall opposite to the cathode. The cathode rays travel in a straight line. The ray travel cathode towards anode. वही बात लिखी हुई है कि जब इन्होंने ऑब्स्टेकल लगाया तो शेडो फॉर्म हुई वॉल पे, और कैथोड रे, जिससे प्रूव हो गया कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकेंड पॉइंट फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट, दीज रेज आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ मटेरियल fluorescence or phosphorescence which glow when hit by them. Television tube are also cathode ray. ये लिखा हुआ है कि ये तो वैसे कलरलेस होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुछ है भी, यानी कैसे इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट हमने कुछ भी रख दिया, या जिंक सल्फाइड, मैंने बोला जिंक सल्फाइड रखा था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। तो जब इससे हिट हुई, जब इससे टकराई, तो वहां पे स्पार्क पैदा हुआ, जिससे ये प्रूफ हुआ कि कुछ तो यहाँ पे है, कुछ पार्टिकल, कुछ मटेरियल है। टेलीविजन ट्यूब्स आर कैथोड रेज ट्यूब्स। उसके बाद थर्ड, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। वही बताया कि उन्होंने व्हील रखा, और व्हील क्या हुआ, पेडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इट रोटेट्स, वो घूमने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये था कि व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड टू द कैथोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, द रे आर डिफ्लेक्टेड, thus they consist of charged particles। इसका मतलब ये भी प्रूव होगा कि इनमें कुछ तो चार्ज पार्टिकल है, तभी ये मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने जो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुई है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किए। यहाँ से इनको नाम दे दिया इन पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, तो सेम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि जे थॉमसन सर ने किया था, सेम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के लिए। उन्होंने भी सोचा कि अगर यहाँ से निगेटिव पार्टिकल्स निकलते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एनोड से कुछ पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिटिव रेज भी निकलती हो। बस ये उन्होंने सेम चीज कर दी, और उन्होंने डिस्कवरी कर दी प्रोटॉन की। तो देखते हैं, एक सेकंड। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन का समझ लिया तो प्रोटॉन का समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। और पॉइंट्स भी लगभग सेम है। अगर एग्जाम में इनमें डिफरेंस लिखने को आता है तो कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपोजिट कर देना है। हाँ, तो लेकिन एक चीज यहाँ पे अलग है कि वहां पे हमने हाई वोल्टेज लिया था, यहाँ पे हम हाई नहीं, वेरी हाई लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम से, तुम्हें अब पता है ना कि एटम से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल्स में होते हैं, आउटर सेल्स में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, किसी भी एटम से प्रोटॉन निकालना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे वेरी हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, तब जाके प्रोटॉन्स निकलेंगे। तो ऐसा ही सेम किया कि उन्होंने ऐसे ट्यूब लगाई, वैक्यूम क्रिएट किया, गैस फिल किया, उसके बाद हाई वोल्टेज अप्लाई किया। तो और यहाँ से फिर देखा कि कुछ पार्टिकल्स निकल निकल के कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर से कुछ पॉजिटिव पार्टिकल। बिल्कुल सेम वही किया, व्हील रखा इन्होंने भी, व्हील भी घुमा, इसका मतलब कि इनमें भी कुछ मास है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव लगा के देखा, तो देखा कि ये इधर की तरफ मुड़ गए, इसका मतलब है कि ये भी एक चार्ज पार्टिकल है। उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने जिंक सल्फाइड लगाया, इधर जिंक सल्फाइड लगा के देखा, तो यहाँ पे भी एक स्पार्क आया। सब कुछ पता चल गया कि हाँ कुछ तो है। लेकिन एक चीज और है, सोचने वाली बात है। यहाँ पे हाई वोल्टेज इन्होंने अप्लाई किया,
पहले वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे इन्होंने वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हाई वोल्टेज था। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नहीं निकले? इलेक्ट्रॉन्स भी तो निकले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और इनके बीच में कुछ मतलब इनके रास्ते में कुछ रुकावट तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे कुछ वॉल्स लगा दिए जाते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से ना निकले। जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो सिर्फ प्रोटॉन के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वहां कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इसलिए ये बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा, पर ये जनरल बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ रहे थे, जब जे जे थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था, तो वहां पे वो कोई भी गैस ले सकते थे। अगर ऑक्सीजन की जगह वो नाइट्रोजन ले लेते या फिर हाइड्रोजन ले लेते या कुछ भी ले लेते, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे हमको प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे गैस का इफेक्ट पड़ जाता। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स तो सेल से निकालने होते हैं। तो कोई भी गैस ले लो, आराम से इलेक्ट्रॉन तो सभी निकाल देंगे। लेकिन अगर प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन इतना निकालना इतना आसान नहीं होता है। हर गैस का बिहेवियर अलग अलग होता है। हर गैस का किसी का न्यूक्लियाई स्टेबल है, किसी का स्टेबल नहीं है। जैसे तुमने सुना होगा कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, और भी कुछ 5F सीरीज में होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, तो वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। वहां से प्रोटॉन निकालना तो आसान होता है, पर सारे ऐसे नहीं होते हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में अगर हमने गैस चेंज किया तो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट भी वैसे नहीं आएंगे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर गैस चेंज किया तो ये जरूरी नहीं है कि गैस से हमेशा प्रोटॉन निकले इस वोल्टेज पे जितना इन्होंने अप्लाई किया था। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट गैस डिपेंडेंट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, वो जो एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो गैस पे डिपेंडेंट नहीं था। इससे कभी कभी आईआईटी जेईई में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इस पॉइंट को लेकर के। तो इसको याद रखना है थोड़ा सा। तो कुछ पॉइंट्स जो लिखने के लिए है हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए या पढ़ने के लिए, तो पॉइंट्स हमें क्या ध्यान में रखने हैं? पॉइंट्स ये हैं कि द एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कॉज शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही सब कुछ अपोजिट कर देना, सिर्फ इसमें और कुछ भी नहीं है। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इनमें भी जो है क्या, इनकी भी शैडो बनती है वैसे ही जैसे वहां पे जिंक सल्फाइड में बनी थी इलेक्ट्रॉन्स वाले केस में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, द एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक कैथोड रेज, बट डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रे इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। ऑब्वियस सी बात है, वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे तो वो पॉजिटिव की तरफ गए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो निगेटिव की तरफ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, लाइक कैथोड रेज दीज रेज आल्सो रोटेट व्हील प्लेस इन देयर पाथ एंड आल्सो हीटिंग इफेक्ट। सेम चीज है भाई, पार्टिकल है, ये इसमें भी चार्ज होता है, इसमें भी मास है, तो ये भी मैकेनिकल वर्क करेगा ना, ये भी हीट करेगा एल्यूमिनियम फॉइल को। फोर्थ पॉइंट क्या है? चार्ज चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ दीज रेज सिमिलर। चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए इसको यहाँ पे रोकते हैं। हाँ, जो एक्सपेरिमेंट था, जो उसके पॉइंट्स थे वो बता दिए हैं। और जैसे कि ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। इसका मतलब ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था प्रोटॉन वाला, वो गैस पे डिपेंड करेगा। चलो पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और क्या हुआ। उसके बाद देखेंगे कि चार्ज चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, ए बाई एम रेशियो क्या होता है। इस पे क्वेश्चंस भी आईआईटी जेईई में इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे। चलो देखते हैं कैसे हुई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। देखो, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इतना तो पता चल गया था कि ये एटम होता है, और यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज है और कुछ पॉजिटिव चार्ज है। और ये भी पता है हमें कि ओवरऑल एटम एटम तो न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही इक्वल अमाउंट में निगेटिव भी है। इसका मतलब सपोज दैट मान लो किसी भी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब 10 प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। तो जब इसका वेट किया गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का सपोज कुछ वेट होता होगा, समथिंग क्या होता है हम आगे देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का कुछ वेट होता है, इतना एक्स होता है। 10 इलेक्ट्रॉन का कुछ होगा, इसी तरह 10 प्रोटॉन का भी कुछ होगा। लेकिन जब इस एटम का टोटल वेट निकाला गया, तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ ज्यादा आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? तो ऐसे ही चैडविक सर ने सोचा कि इसका मतलब हमारे एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। पर वो क्या है? लेकिन वो चार्ज तो नहीं है, इतना तो ये कंफर्म थे।
चार्ज तो नहीं है, प्लस और माइनस चार्ज के अलावा और क्या हो सकता है? तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि कुछ न्यूट्रल स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हो इसके अंदर। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे मेटल्स पे एक्सपेरिमेंट किए, पर उनका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ बेरिलियम की शीट पे। बेरिलियम पर उन्होंने जो रिजल्ट आए उनके एक्सपेरिमेंट के, वो काफी हद तक सही आए। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक बेरिलियम की ऐसे शीट लगाई, बेरिलियम की शीट ली और उस पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए, ऐसे अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने क्या देखा, इधर से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कुछ ऐसे, और यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड पे इनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट ही नहीं आ रहा, ये बिल्कुल अपने रास्ते में सीधे निकले जा रहे हैं। इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनके पास चार्ज नहीं है, एटम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया। तो यहाँ से हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन्स वेयर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, ये पॉइंट नंबर सेकंड है, ये सॉरी पॉइंट नंबर सेकंड है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये पॉइंट नंबर थर्ड है। चैडविक बम्बार्ड a thin sheet of beryllium element with alpha particle and observe highly penetrating rays which consist of extreme and neutral particles. The neutral particles were found to have mass इतना इतना, इसका मास बताया उन्होंने इतना है, which is nearly the same of दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव नो चार्ज। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम ले लो और उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो जितना उसका मास होता है उसी के बराबर इसका ये मास है। दीज वेर नेम्ड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें अभी तक इतना पता चल चुका है कि एटम इनडिविजिबल नहीं होता है, एटम में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ निगेटिव चार्ज होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। पर अभी हमें ये नहीं पता चला है कि एटम में वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एटम में पॉजिटिव ऐसे होता है कि यहाँ कहीं पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, या एटम कुछ ऐसा होता है कि पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव पूरे में फैला हुआ है, या एटम कुछ ऐसा होता है कि निगेटिव 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 पूरे में फैला हुआ है, यहाँ ऊपर से कोई लेयर बनी हुई है पॉजिटिव पॉजिटिव की। हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता चल चुका है कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ न्यूट्रल भी है, पर कहाँ है कैसा है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। आगे थ्योरीज पढ़ेंगे जिनमें हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और इनके इनके कुछ जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, इससे कुछ उन्होंने चार्ज के बारे में बताया कि कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, वो देख लेते हैं एक बार। वो ये लिखा हुआ है कि हमने मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, तो ये प्रॉपर्टीज थोड़ा ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखने वाली हैं, ये जरूर याद में रखना कि जैसे हम सिंबल इलेक्ट्रॉन को ई या ई माइनस से भी डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को सिर्फ पी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। और अगर मान लो कि प्रोटॉन का मास एक है, रिलेटिव मास हम बता रहे हैं कि रिलेटिव कंपेयर कर रहे हैं कि, और न्यूट्रॉन का भी लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, बहुत आसपास होता है, इक्वल होता है लगभग, समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 1/1/1836। मतलब अगर एक प्रोटॉन का मास एक है तो उसका इसका इतना पार्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में, इससे हमें ये पता चला। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत ही वेटेड होता है, जो जो भी एटम का वेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ वेट ही नहीं है। और रिलेटिव चार्ज की बात करें तो हम जानते हैं ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर हम किलोग्राम में इनके मास को लिखेंगे तो ये 9.1 इंटू 10⁻31, और ये -27, और ये भी -27। -31 और -27 में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है। 1/10⁻, कितना, 27, 28, 29, 30, 31, इतना इतना कम है इलेक्ट्रॉन का। और एएमयू में ये होगा, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक बार वैल्यूज थोड़ा सा देख लो, बस आइडिया होना चाहिए कि ऐसा होता है। और अगर चार्ज की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻19, ये याद रखना है, ये चार्ज याद रखने हैं। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, वैल्यू इक्वल होती है, क्योंकि हम जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, लेकिन खाली साइन अपोजिट होंगे। और ये तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उनके कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ से हमारा इतना कंप्लीट हुआ कि
फर्स्ट थ्योरी डॉल्टन की और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब कैसे कैसे, हाँ, थॉमसन सर ने पहले अपना एक मॉडल दिया था, उसके बाद इन्होंने जो है ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की एक्सपेरिमेंट किया। वो कुछ खास नहीं था, उसमें उन्होंने सिंपल ये बताया था कि जो हमारा एटम होता है वो एक पंपकिन लाइक, ओ सॉरी पंपकिन नहीं, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं उसको, वैसा उस टाइप का एक होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन सीड्स के जैसे बीच बीच में लगे हुए होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके बाद जो थ्योरीज आई वो इम्पोर्टेंट है एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि तब हमें बिल्कुल सही तरीके से पता चल चुका था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो क्या है वो थ्योरीज, आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।